कक्षा 11 कला वर्ग के प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल के तीसरे अध्याय के साथ मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज, इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आप कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचित हो चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, उनका विवरण लगातार पिछले वीडियोस में आपको मिल चुका है। और उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रमाण है ज्वालामुखी। जब मैंने इस अध्याय की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो इसमें से निकलने वाले पदार्थों का परीक्षण और अन्वेषण करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भूगर्भ के अंदर की संरचना कैसी होगी। तो आइए इस ज्वालामुखी को हम थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या है। तो बच्चों, आपने निश्चित रूप से ज्वालामुखी का चित्र देखा होगा। ज्वालामुखी और उसके विस्फोट के बारे में भी आप पूर्व परिचित होंगे। तो ज्वालामुखी क्या है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो वह स्थान जहां से गैस, राख, लावा, धुआं धरातल पर पहुंचता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आप जानते हैं कि उसमें से तरल, कुछ ठोस चट्टानें, कुछ गैस, सब कुछ बाहर आती है। यदि ये पदार्थ कुछ समय पहले बाहर आए हैं, जैसे विस्फोट हुआ अभी अभी बाहर आए हैं, या अभी भी ज्वालामुखी में से निकल रहे हैं, अगर ऐसा कोई ज्वालामुखी हमारे समक्ष आता है तो उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। समझ रहे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब, यदि ज्वालामुखी अभी अभी फटा है और उसमें से कुछ पदार्थ बाहर आ चुके हैं या अभी आ रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, तो उसे हम एक्टिव वोल्केनोज यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये लावा या तरल चट्टानी पदार्थ पृथ्वी के किस हिस्से से निकलता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो पृथ्वी की संरचना का एक चित्र बना करके दिखाने की कोशिश की थी, उसमें मैंने आपको बताया था और आपको दुर्बलता मंडल की स्थिति दिखाई थी जहां से यह तरल चट्टानी पदार्थ निकलता है। मेटल जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, ऊपर की परत है पृथ्वी के, उसके ऊपरी भाग में जब धरातल के भीतर ही, मेटल के ऊपरी भाग में लेकिन धरातल के नीचे ही ये लावा जम जाता है या ये लावा निकलता रहता है, यानी कि चट्टान का पिघला हुआ जो पदार्थ है, चट्टानी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में जब ये मेटल के ऊपरी भाग में लेकिन धरातल के नीचे ही रहता है तो इसको मैग्मा कहते हैं। और विस्फोट के बाद जब ये धरातल के ऊपर आ जाता है तब इसे लावा कहते हैं। आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि अगर मेटल के ऊपरी भाग में धरातल पर पहुंचने से पहले जो पदार्थ होता है तरल अवस्था में, उसको हम मैग्मा कहते हैं। और जब ये पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ धरातल पर विस्फोट के बाद आ जाता है तो ऊपर आ जाने पर इसको लावा कहते हैं। ठीक है? तो ये है लावा और मैग्मा में अंतर। अब लावा में क्या क्या चीजें होती हैं जानते हैं। लावा पिघली हुई अवस्था में होती है। इसमें जमे और पिघले दोनों प्रकार के चट्टानी टुकड़े होते हैं। ज्वालामुखी बम होता है। ज्वालामुखी बम क्या होता है? ऐसे अंगारे जो बार बार फूटते रहते हैं। राख, धूलकण, धुआं और विविध प्रकार की गैसें, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन का यौगिक, सल्फर यौगिक, थोड़ी मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन आदि।
तो इस प्रकार हम ज्वालामुखी के प्रक्रिया और तत्वों से परिचित हो गए। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके वर्गीकरण के लिए हम उद्गार की प्रकृति और धरातल पर विकसित जो आकृतियां होती हैं, तरह तरह की आकृतियां हमको ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देती हैं, और साथ ही साथ उद्गार की प्रकृति का मतलब होता है कि उद्गार किस तरह का है, विस्फोटक है कि शांत है कि मध्यम तरह का है। तो इस तरीके से विस्फोट की प्रकृति और धरातल पर जो आकृतियां विकसित होती हैं उसके आधार पर हम दुनिया भर के ज्वालामुखियों को 5 श्रेणी में रखते हैं। ये 5 श्रेणियां मैंने यहां लिख रखी हैं, जिसमें से सबसे पहला है सील्ड ज्वालामुखी। आइए जानते हैं सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है। बच्चों, ये ऐसा ज्वालामुखी होता है जो मुख्य रूप से बेसाल्ट से निर्मित होता है। बेसाल्ट इज ए काइंड ऑफ रॉक्स, एक चट्टान का प्रकार है आग्नेय शैल का। तो आग्नेय शैल की जो बेसाल्ट चट्टान होती है उसी से सील्ड ज्वालामुखी ज्यादातर निर्मित होते हैं। इनका निर्माण तरल लावा के ठंडा होने से होता है। उद्गार जब इस प्रकार के ज्वालामुखी में होता है तो जो पदार्थ या जो लावा निकलता है वो बहुत तरल होता है, यानी पतला होता है। इसलिए ज्वालामुखी का जो ढाल बनता है वो तेज नहीं होता है, तीव्र ढाल वाला ज्वालामुखी ये नहीं होता है। वैसे तो ये ज्वालामुखी की प्रकृति ये है कि ये कम विस्फोटक होते हैं, लेकिन जिस नली में से पदार्थ निकलता है, जिसको हम निकास नली कहते हैं, अगर उस निकास नली में किसी तरह से पानी चला जाता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं। और इसमें से जब लावा निकलता है तो वो फव्वारे की तरह दिखाई देता है, यानी फव्वारे के रूप में लावा बाहर आता है। ये लावा जब ऊपर निकास नली से बाहर आता है तो उस निकास वाले स्थान पर एक शंकु का निर्माण हो जाता है, जिसे हम सिंडर शंकु के नाम से जानते हैं। तो सिंडर शंकु अगर पूछा जाए क्या है तो आप लिखेंगे कि सील्ड ज्वालामुखी के निर्माण की प्रक्रिया में जब निकास पर एक शंकु का निर्माण हो जाता है तो उसे सिंडर शंकु कहते हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, बहुत सारे द्वीप ये ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं। ये सारे ज्वालामुखी ज्यादातर सील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अभी पीछे आगे आएगा बेसाल्ट प्रवाह, एक ज्वालामुखी का ये भी प्रकार है। आप देख रहे हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ये भी एक ज्वालामुखी का प्रकार है। उस प्रकार को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विशाल ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी होते हैं, यानी कि बेसाल्ट प्रवाह जो होते हैं वो सील्ड ज्वालामुखी से भी विशाल होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं मिश्रित ज्वालामुखी क्या होते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये अपेक्षाकृत ठंडा, गाढ़ा और चिपचिपा लावा इसमें से निकलता है। अभी मैंने बताया कि सील्ड ज्वालामुखी में से तरल यानी पतला लावा निकलता है, लेकिन सील्ड ज्वालामुखी की अपेक्षा मिश्रित ज्वालामुखी में से ठंडा, गाढ़ा और चिपचिपा लावा निकलता है। और ज्यादातर ये ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो बहुत भयंकर विस्फोट होता है और भारी मात्रा में पदार्थों का निष्कासन, यानी उसके अंदर से जो राख, लावा, धुआं ये सब निकलता है वो बड़ी मात्रा में निकलता है। इसका जमाव जो निकास नली है उसके आसपास के क्षेत्रों में परतों के रूप में हो जाता है। परतें कई प्रकार की होती हैं, इसीलिए हम इसको मिश्रित ज्वालामुखी नाम देते हैं। ठीक है, आइए हम देखें अब तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी को, जिसको हम ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। कुंड का मतलब आप समझते हैं? कुंड का अर्थ होता है धंसा हुआ कोई हिस्सा, जिसको हम तालाब भी कह सकते हैं। कुंड माने वैसे तालाब ही होता है। तो अब देखिए क्या होता है, पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं वो ज्वालामुखी कुंड होते हैं। भयंकर विस्फोट से ऊंचे ढांचे के स्थान पर जमीन धंस जाती है गर्त के रूप में। जब विस्फोट होता है तो जो ऊंचा ढांचा होता है वो धंस करके अंदर चला जाता है, तो एक गर्त बन जाता है। इसी धंसे हुए भाग यानी गर्त को ही हम ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। यह भी ज्वालामुखी का एक प्रकार है। इसका जो मैग्मा भंडार होता है वो बहुत विशाल होता है। ठीक है, तो अब आइए हम इस चौथे पर पहुंचते हैं, विशाल प्रवाह क्षेत्र।
यह भी ज्वालामुखी का एक प्रकार है। इसमें अत्यधिक तरल लावा उगलते हुए निकलता है, बिल्कुल खौलती हुई अवस्था में बहुत बड़ी मात्रा में लावा निकलता है और दूर तक बहकर जाता है। कभी कभी यह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बहकर जाता है। लावा प्रवाह क्रम अनुसार होता है, इसलिए इसको बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो भारत के दक्कन पठार का निर्माण इसी बेसाल्ट प्रवाह से हुआ है। भारत के दक्कन पठार का निर्माण, याद रखिएगा, यह इसी बेसाल्ट प्रवाह के द्वारा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं अंतिम प्रकार के ज्वालामुखी को, जिसको हम कहते हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इसको भी जाने। इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है वो धरातल पर नहीं होता। जाहिर बात है, लिखा हुआ है महासागरीय, इसका मतलब इस प्रकार के ज्वालामुखी कहां फटते हैं? हां, महासागर में फटते हैं, यानी इनका उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक जो यहां लिखा हुआ है वो एक बहुत लंबी श्रृंखला है, बहुत विस्तृत है, जिसकी लंबाई लगभग 70,000 किलोमीटर है। यानी 70,000 किलोमीटर तक यह महासागरीय कटक विस्तृत है, फैली है। इसके मध्यवर्ती भाग में कटकों के समानांतर, यानी जो कटक ऐसे गए उस कटक के समानांतर जो है लगातार उद्गार होता रहता है, और ये सभी महासागरीय बेसिन में ये कटक फैली हुई है। ठीक है, चलिए, तो आपने समझ लिया होगा ज्वालामुखी के प्रकार और वो किस प्रकार निर्मित होते हैं, उसी के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। तो आइए अब हम एक और बिंदु लेते हैं, जो आपके लेसन का आखिरी बिंदु है। यह है ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाला जो लावा होता है वो ठंडा होकर आग्नेय शैल का रूप ले लेता है। पहले भी यह बताया था आपको कि ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा ठंडा होता है वो आग्नेय शैल का रूप लेता है। जमाव, जो ये आग्नेय शैल का जो जमाव होता है या लावा का जमाव होता है वो धरातल के ऊपर भी होता है और धरातल के अंदर भी जम जाता है, यानी दोनों, धरातल के बाहर और भीतर दोनों जगह इसका जमाव होता है। जब यह धरातल के ऊपर होता है तब इसको ज्वालामुखी शैल कहते हैं, यानी जो बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय शैल के रूप में जमा हो जाती हैं, जब ये धरातल के ऊपर जमा होती हैं, इनका जमाव होता है, तो हम इनको ज्वालामुखी शैल कहते हैं। लेकिन ये धरातल पर आने से पहले अंदर ही अगर जम जाती हैं तब हम इनको पातालीय शैल कहते हैं। लावा जब पातालीय शैल के रूप में भूपटल के भीतर जमा होता है तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। इन तमाम आकृतियों को हम अंतर्वेधी आकृतियां कहते हैं। अंतर्वेधी आकृतियां, यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंतर्वेधी आकृतियां क्या हैं, तो आपका होगा जवाब कि लावा जब भूपटल के भीतर जमता है तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। इसे ही हम अंतर्वेधी आकृतियां कहते हैं, और इनके विशिष्ट नाम भी हैं, जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक, जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। हम सबसे पहले ज्वालामुखी स्थलाकृतियों में से बैथोलिथ को लेते हैं। ठीक है, बैथोलिथ क्या है बच्चों? जब गहराई में लावा जमता है और ऊपरी परत कट जाने से ये गहराई में जमता है तो उसकी आकृति हमें गुंबदाकार रूप में दिखाई देती है। जैसे ज्वालामुखी फटा, लेकिन लावा जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही जम गया, पर वो धरातल पर दिख नहीं रहा है। अनाच्छादन हुआ बड़े पैमाने पर। अनाच्छादन का मतलब ऊपर की सतह का विभिन्न कारकों से कट जाना। तो जब अनाच्छादन होता है और ऊपर की परत कट जाती है तब गहराई में से ये ठंडा होकर जमा हुआ मैग्मा गुंबदाकार आकृति के रूप में प्रकट होता है धरातल पर।
इसी को हम बैथोलिथ कहते हैं। इसका निर्माण ग्रेनाइट से होता है और विस्तार इसका व्यापक क्षेत्र में होता है। कभी कभी इसकी गहराई कई किलोमीटर तक पाई गई है। ठीक है, अब हम लेते हैं लैकोलिथ को। लैकोलिथ एक दूसरे प्रकार की अंतर्वेधी आकृति है। यह भी गुंबदाकार विशाल चट्टान के रूप में होती है, जिसका तल समतल और एक पाइप नुमा नलिका के माध्यम से यह नीचे से जुड़ा होता है। आकृति इसकी, जैसे आप पीछे मिश्रित ज्वालामुखी आपने पढ़ा है, तो इसकी आकृति मिश्रित ज्वालामुखी की यानी परतों के रूप में होती है और यह ज्वालामुखी गुंबद के समान होते हैं। कर्नाटक, हमारे देश में कर्नाटक का जो पठार है वो इसी प्रकार के ग्रेनाइट निर्मित पदार्थों से बना हुआ उदाहरण है, जो अपर्दित होने से धरातल पर दिखते हैं। यह पहाड़ी पूरी कर्नाटक की लैकोलिथ और बैथोलिथ का अच्छा उदाहरण है। यानी जो दोनों आपने ऊपर पढ़ा, इसका अच्छा उदाहरण ये कर्नाटक की पहाड़ी है। अब हम अगले को लेते हैं लोपोलिथ। ये क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं। लोपोलिथ ज्वालामुखी उद्गार के समय जब ऊपर उठता हुआ लावा क्षैतिज दिशा में चट्टानों के मध्य तस्तरी के आकार में जम जाता है। ऐसे क्षैतिज अवस्था में तस्तरी के रूप में जब लावा जम जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को यानी अंतर्वेदी आकृति को हम कहते हैं लैपोलिथ। और अगला है फैकोलिथ। धरातल के नीचे चट्टानों में लावा जब अपनति और अवनति के रूप में जमता है। अपनति माने ऐसे ऊपर, फिर ऐसे अवनति, अपनति अवनति, ऐसे फोल्ड के रूप में जब जमता है लावा, तब हम इस आकृति को कहते हैं फैकोलिथ। और अगला है आपका सिल। सिल क्या है, धरातल के नीचे जब आग्नेय चट्टानें क्षैतिज अवस्था में चादर के रूप में ठंडी होकर जमती हैं, एकदम समतल चादर के रूप में जब जमती है नीचे, तब इनको सिल नाम दिया जाता है। और अंतिम जो ज्वालामुखी स्थलाकृति है अंतर्वेदी, वो है डाइक। लावा का जमाव धरातली चट्टानों में जब समकोण पर एक दीवार की भांति होता है, समकोण अवस्था में दीवार की भांति होता है, तब हम इस प्रकार की आकृति को डाइक के नाम से जानते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है, भारत के पश्चिमी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस प्रकार ज्वालामुखी, उसके प्रकार और तमाम अंतर्वेदी आकृतियों से आप परिचित हो गए। और इसी के साथ आपके इस लेसन का अंत भी हो गया, यानी आपका तीसरा अध्याय भी आज समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम चौथे अध्याय के साथ आगे के वीडियो में आपसे फिर आपके सामने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।